हेलो बच्चों, हेलो एवरीबॉडी। कैसा चल रहा है आप लोग की पढ़ाई? आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ओम का नियम। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, धारा विद्युत या करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें देखेंगे हम ओम का नियम या ओम्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आज हम देखेंगे कि ओम के नियम क्यों इंपॉर्टेंट है। और ये किसी चालक में जब विभवांतर आरोपित करते हैं तो धारा बहती है, ये तो हम जानते हैं इतना, है ना। विभवांतर आरोपित करने पर धारा बहती है। जैसे जो जल के प्रवाह के लिए क्या होना चाहिए, लेवल में डिफरेंस होना चाहिए, है ना। जैसे किसी पाइप में मान लो पानी भर दें तो एक ऊपर करेंगे, एक तरफ को नीचे करेंगे, तब क्या होगा, पानी है वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बहता है। ठीक है, मतलब सिंपल, बिना कोई पावर के या बिना कोई मोटर के ऐसा होता है। पर ऊष्मा का प्रवाह को भी देखते हैं कि जैसे दो वस्तुओं को आपस में जोड़ दें तो उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। ठीक है, मतलब ऊष्मा में, मतलब ताप में अंतर होना चाहिए तो ऊष्मा का प्रवाह होगा, है ना। लेवल में अंतर होना चाहिए तो जल का प्रवाह होगा। उसी प्रकार यहाँ पर विभवांतर होना चाहिए या विभव में अंतर होना चाहिए, तब क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो इस नियम को दिया था जॉर्ज साइमन ओम। इनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम, है ना। जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर विभवांतर और धारा के बीच जो संबंध क्या होता है उसके लिए इस नियम को दिया है ना। विभवांतर और धारा में क्या संबंध होगा, इस नियम से हमको पता चलता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इस नियम को। मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो, है ना। यदि, परिभाषा को ध्यान से सुन लो, यहाँ पर देख लो। यदि किसी चालक, है ना, नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो आरोपित विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमणोपाती, मतलब विभवांतर है वो धारा के अनुक्रमणोपाती, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I होगा। ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू I। अब यहाँ पर भौतिक अवस्था क्या होता है उसको समझ लो। भौतिक अवस्था से मतलब होता है उसकी लंबाई, उसके क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब कौन सा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसका ताप। इनमें भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, मतलब इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो उस केस में V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, I होगा। और V प्रोपोर्शनल टू I होगा तो प्रोपोर्शनल साइन हटाकर हम ऐसा लिखेंगे V इक्वल टू RI, जहाँ R क्या है, एक नियतांक है, और इस नियतांक को क्या कहते हैं, उस चालक का विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है ना। तो यहां से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं R इक्वल टू V अपान I, है ना। R इक्वल टू V अपान I का मतलब है V और I का अनुपात हमेशा नियत होगा या नियतांक के बराबर होगा। और चूंकि V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, इसलिए V और I के बीच यदि हम कोई ग्राफ खींचते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक सरल रेखा। इस प्रकार एक सरल रेखा ग्राफ होगा, सरल रेखा या रैखिक ग्राफ हमको मिलेगा जो मूल बिंदु से गुजरता है। इसका मतलब है V का मान 0 है तो I का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये है ओम का नियम, बहुत सिंपल, है ना। ओम का नियम यदि आपको कहा जाए क्या है तो आपको यही डिफाइन करना है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो आरोपित विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमणोपाती होता है। कभी कभी हम ऐसा भी कहते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो प्रवाहित धारा विभवांतर के अनुक्रमणोपाती होता है। V प्रोपोर्शनल टू I क्या है या I प्रोपोर्शनल टू V क्या है, मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये तो हुआ यहाँ पर ओम का नियम। अब हम देखेंगे यहाँ पर ओम के नियम के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति, है ना। फार्मूला क्या होगा ये देखेंगे। ओम के नियम का निगमन करने के लिए यहाँ पर एक चालक PQ, जिसकी लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर A है, इसमें धारा I बहती है जब विभवांतर V आरोपित किया जाता है। अनुगमन वेग जो इलेक्ट्रॉन इसमें गति करता है उसका मान यहाँ पर VD है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला होता है उसके अनुसार क्या होता है, E बराबर V अपान L। ये हम जानते हैं कि इसका मान इतना होता है। और साथ ही साथ
अनुगमन वेग का जो फार्मूला होता है VD बराबर ये होता है EV टाउ अपान क्या होता है ml। अनुगमन वेग का फार्मूला होता है VD इक्वल टू EV टाउ अपान ml। तो धारा और अनुगमन वेग में संबंध, चूंकि धारा I बराबर क्या होता है NEAVD, ठीक है। धारा और अनुगमन वेग में संबंध होता है I इक्वल टू NEAVD। तो इसमें VD का मान रख दें, है ना। VD का मान यहाँ पर EV टाउ अपान ml, तो क्या हो जाएगा NEAVD के बदले यहाँ पर EV टाउ अपान ml, ठीक है। इसको I इस V को ले आते हैं नीचे, ठीक है। तो I अपान V इक्वल टू क्या बचता है, इसको देख लो, N बच रहा है, E बच रहा है यहाँ पर, तो E का वर्ग हो जाएगा टाउ इंटू A अपान क्या हुआ ml, ठीक है। और इसको लिखें, यदि इसका उल्टा कर दें V अपान I, तो इधर भी उल्टा हो जाएगा ml अपान n ई स्क्वायर टाउ इंटू A, ठीक है। V अपान I इक्वल टू ml अपान n ई स्क्वायर टाउ इंटू A। तो इसमें ये जो राशि है ये पूरा का पूरा एक नियतांक हो जाता है। तो V अपान I बराबर क्या रख देते हैं R। तो ये जहां R का वैल्यू क्या हुआ m L अपान n ए स्क्वायर टाउ A, और यही क्या है ये जो आया है ना, V अपान I का मान नियतांक होना चाहिए। V अपान I का मान नियतांक मतलब वो ओम का नियम है ना। विभवांतर और धारा का अनुपात है उतना ही रहना चाहिए, या विभवांतर और धारा का अनुपात है वो निश्चित रहना चाहिए, एक फिक्स क्वांटिटी हमेशा उतनी ही आनी चाहिए किसी चालक के लिए। तो वो क्या होगा, ओम का नियम है। तो यहाँ पर ऐसा आ रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये एक नियतांक कैसे हुआ। चलो इसको देखते हैं। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये नियत रहता है हमेशा। E क्या है, आवेश, ये भी क्या हो गया नियत, ठीक है। क्या किसके किसके बारे में पता चल गया, m और E, है ना। m और E हमेशा क्या होंगे, नियत होंगे, ठीक है। m और E सदैव नियत, ठीक है। अब बात आती है यहां पर L। तो ओम के नियम के लिए शर्त है कि भौतिक अवस्था चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब L क्या होगा, नियत, लंबाई उतनी ही रहेगी। क्षेत्रफल क्या होगा, नियत, ठीक है। और टाउ क्या है, ताप पर डिपेंड है, तो ये भी क्या होगा, नियत, है ना। टाउ क्या है, श्रांति काल है, तो श्रांति काल किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ने पर ये कम हो जाता है, टेम्परेचर कम होने पर ये बढ़ जाता है। और n क्या है, n मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है प्रति एकांक आयतन में, तो ये भी क्या रहता है, नियत रहता है। किसी चालक के लिए इसका मान फिक्स होता है, अलग अलग चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, पर किसी एक चालक के लिए इसका मान भी निश्चित रहता है। तो इसमें सारा चीज कांस्टेंट हो गया, m कांस्टेंट, E कांस्टेंट, L कांस्टेंट, A कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट और n कांस्टेंट। तो ये एक नियतांक के बराबर हो जाता है, जिसको V अपन I को क्या लिखते हैं, R लिखते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही सरल तरीके से ओम के नियम की व्युत्पत्ति की जा सकती है, या बहुत ही सरल तरीके से इसको हम डिराइव करते हैं या कर सकते हैं। अब हम देखेंगे विद्युत प्रतिरोध को थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। अब हम देखेंगे विद्युत प्रतिरोध को थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। और जैसे विद्युत प्रतिरोध या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये क्या होगा और इसकी परिभाषा है ना, रेजिस्टेंस। एक परिभाषा तो यहां से क्लियर हो गया है। जो फार्मूला यहां पर है R इक्वल टू V अपान I, ओम के नियम से जो फार्मूला आया है कि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात है वो
विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। दूसरा परिभाषा होता है, किसी चालक में जब धारा बहती है, किसी चालक में धारा बहती है तो धारा के मार्ग में रुकावट। ठीक है। किसी चालक में जब धारा बहती है तो धारा के मार्ग में रुकावट को क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। धारा के मार्ग में रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। ये मतलब सिंपल, धारा के मार्ग में रुकावट कहाँ से आता होगा? ये जैसे चालक है, ये धन आयन इसमें होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये जब गति करता है तो धन आयन उससे क्या करता है? टकराता है। तो वही क्या है इसका? अवरोध या रुकावट। ठीक है। तो उस रुकावट को क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब इसके मात्रक वगैरह देख लेते हैं। मात्रक यहाँ पर ये होता है ओम, वैज्ञानिक ओम के नाम पर ही प्रतिरोध का मात्रक ओम। इसका संकेत ये ऐसा ओमेगा से दर्शाते हैं। इस प्रकार जैसे 100 ओम, 10⁻³ ओम, ऐसा 1000 ओम। तो इस प्रकार ये ओम जो संकेत है वो प्रतिरोध का संकेत है। ठीक है। तो और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना? और क्या लिखा जा सकता है ना? ये जो ओम यहाँ पर कहाँ से आया है? यहाँ से। 1 ओम बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, है ना? 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या होगा? यदि किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने से 1 एम्पियर की धारा बहती है तो प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। ठीक है। 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से 1 एम्पियर की धारा बहती है तो प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। इसका वीमी सूत्र भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। वीमी सूत्र के लिए यहाँ पर V का वीमी सूत्र, तो V बराबर क्या होता है? W/Q, और नीचे क्या है यहाँ पर? I। तो जाएगा W/Q × I। तो W को जानते हैं mL/T-2। कार्य का वीमी सूत्र आप लोग कक्षा 11वीं में पढ़े हैं, है ना? कार्य का वीमी सूत्र होता है mL/T-2। Q मतलब क्या होगा? I × T। ठीक है। Q क्या है? आवेश। आवेश बराबर धारा गुणित समय इंटू क्या होगा? I। अब यहां से आप विमी सूत्र लिख सकते हैं। ये mL/T-2, नीचे I का क्या होगा? A2, I 2 बार हो गया तो I का एम्पियर, एम्पियर का A मूल राशि है, और ये T। तो क्या हो जाएगा? mL/T-3 A-2, है ना? mL/T-3 A⁻²। ठीक है। तो ये होगा प्रतिरोध का वीमी सूत्र। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे प्रतिरोध की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का फार्मूला जो निकाले थे R = mL/n² A, ये पूरी राशि यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए ओम के नियम के लिए, पर किसी चालक का प्रतिरोध है वो इन कारकों पर निर्भर करता है ना? mL, है ना? m और e तो खैर कांस्टेंट ही है, m और e पर निर्भर नहीं करेगा। चाहे कोई भी पदार्थ हो, इलेक्ट्रॉन का आवेश उतना ही होगा, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान भी उतना ही होगा। तो और जो बाकी 4 राशियां हैं, पहला डिपेंडेंसी यहाँ पर R ∝ L, दूसरा क्या होगा? R ∝ 1/A, तीसरा यहाँ पर है R ∝ 1/N, और चौथा है R ∝ 1/τ। मतलब ये चालक की प्रकृति पर और ये ताप पर, और ये तो है लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक है।
तो ये 4 फैक्टर है जिन पर डिपेंड करता है, और किस प्रकार डिपेंड करता है इसको भी आप लोग समझ लीजिए बहुत अच्छे से, है ना। जैसे प्रतिरोध है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या अनुक्रमानुपाती है, इसका मतलब क्या होगा, चालक की लंबाई, मतलब चालक जितना अधिक लंबाई का चालक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। मतलब कम लंबाई का तार लेते हैं उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम, अधिक लंबाई का लेंगे तो उसका प्रतिरोध ज्यादा। R प्रोपोर्शनल टू 1/a, है ना। अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती, है ना। अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि, है ना, इससे डायरेक्ट मतलब यहां पर है तो उसकी मोटाई, ठीक है, मतलब मोटाई ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम, मोटाई कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा। सिंपल, जैसे हम 2 तार लेते हैं, ये ऐसा, ये अधिक मोटाई का, ये कम मोटाई का, तो मोटाई ज्यादा होगा तो R क्या होगा, कम होगा, और इसके लिए R क्या होगा, ज्यादा। दोनों एक ही पदार्थ के हैं उस केस में, है ना। एक ही पदार्थ के मोटे और पतले तार लेते हैं समान लंबाई का, तो किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, पतले तार का, मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन यहां पर है R प्रोपोर्शनल टू 1/n, मतलब इसको कहते हैं कि चालक की प्रकृति पर वो किस प्रकार निर्भर करता है। यहां पर n क्या है, प्रति एकांक आयतन, है ना, प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है, n। तो धारा किसके कारण बहती है, इलेक्ट्रॉन के कारण, और ये क्या है, धारा के मार्ग में रुकावट। तो n का मान जितना ज्यादा होगा, मतलब प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी, प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। जो अच्छा चालक होता है, जो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो अधिक होती है, इसलिए उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। क्लियर है। लास्ट यहां पर है R प्रोपोर्शनल टू 1/τ। तो R प्रोपोर्शनल टू 1/τ, ये टाउ यहां पर है श्रांति काल या विश्रांति काल कहते हैं, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, है ना। ये होता है कि जैसे कोई चालक है, उसमें 2 क्रमागत धन आयनों से इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से टकराया, फिर यहां से टकराया, तो 2 क्रमागत धन आयनों से टकराने में लगा समय है, ठीक है। तो है ना, ये टाउ, 2 क्रमागत धन आयनों से टकराने में लगा समय, कौन टकराता है, इलेक्ट्रॉन टकराता है। तो अब ध्यान देना, ये ताप पर कैसे निर्भर करेगा। टेम्परेचर अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन का वेग ज्यादा होगा, क्योंकि ताप अधिक होने से उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी मतलब उसका वेग ज्यादा होगा। तो वेग ज्यादा होगा तो यहां से यहां तक आने में उसको समय क्या लगेगा, कम, मतलब टाउ का मान क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। ताप अधिक होगा तो टाउ क्या होगा, कम होगा, प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, इसको अच्छे से समझ लो। R प्रोपोर्शनल टू 1/τ, ताप अधिक तो टाउ क्या होगा, कम, तो R क्या होगा, अधिक, मतलब टेम्परेचर और R प्रोपोर्शनल हो गए। ताप कम तो टाउ क्या होगा, अधिक, तो R क्या हो जाएगा, कम। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है, जो प्रतिरोध है वो ताप के या ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती। ताप में वृद्धि होगी तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, ताप में कमी होगी तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, है ना। आप लोग जानते हैं गर्मी के दिनों में क्या होता है ना, गर्मी के दिनों में जो लो वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है या बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका कारण वहाँ पर वही है कि जितने भी विद्युत के तार होते हैं जिनमें विद्युत की सप्लाई होते रहती है वो सब गर्म हो जाता है, जिसके कारण प्रतिरोध के रूप में विद्युत ऊर्जा का क्षय होने लगता है, ठीक है। तो ये तो हुआ यहाँ पर प्रतिरोध की निर्भरता।